तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से एनडीए ने बहुमत हासिल किया, 125 सीटें एनडीए को मिल गई हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह की नीतीश कुमार से अपील सामने आई है। नीतीश भारत की राजनीति में आए। दिग्विजय सिंह ने यह नीतीश कुमार से अपील की है, देश को बर्बादी से बचाए नीतीश, दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया है। तो बिहार से अब भारत की राजनीति में दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार को बुला रहे हैं। दरअसल ये बात कहनी तो चाहिए थी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, माफ कीजिए एनडीए में बड़ी पार्टी है सबसे बिहार में। और ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से हरी झंडी दिखा दी गई है मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आप भारत की राजनीति में आए। बिहार में रात तक चला सस्पेंस खत्म हो गया। यह साफ हो गया कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जो फाइनल नतीजे आए हैं उसमें एनडीए को बहुमत से ज्यादा 125 सीटें मिली हैं। साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी ने साफ किया है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। इसको लेकर कोई असमंजस नहीं है। बड़ी खबर यह भी है कि मतगणना को लेकर महागठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो दिग्विजय सिंह की तरफ से नीतीश कुमार से यह अपील की गई है कि आप भारत की राजनीति में आए। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आप भारत की राजनीति में आए, देश को बचाएं। एनके सिंह साहब, दिग्विजय सिंह की इस अपील को कैसे समझें और इसका क्या मतलब है? नहीं, ये बहुत ही राजनीतिक वो जो होता है एक चालाकी भरा स्टेटमेंट ये वो है। इसको आप यूं देखिए कि अगर दिग्विजय सिंह से पूछा जाए कि तुम अपने प्रेसिडेंट राहुल गांधी से पूछ लिए हो कि कांग्रेस उनको नेता मानने को तैयार है, क्योंकि देश की राजनीति में आएंगे तभी ना जबकि अपोजिशन में कोई स्पेस हो। तो क्या राहुल गांधी ने वो स्पेस खाली कर दिया है? और अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं नीतीश के लिए। और ये जानबूझ के किया गया है कि नीतीश अब चूंकि कमजोर हो गए हैं, नंबर सीटों का कम है, तो कहीं ऐसा सोचे तो एक विकल्प के रूप में वो बीजेपी के पैरेलल राष्ट्रीय राजनीति में आए। लेकिन सबसे मुश्किल ये है कि तब तो कांग्रेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हम उनको भी, नीतीश को भी अपना नेता मानेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं। एनके सिंह साहब, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय, क्या कांग्रेस अब वो सीट जो राहुल गांधी जिस पर बैठना चाहते हैं, आप लोग जिस पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, वो क्या नीतीश कुमार के लिए आप लोग खाली करने वाले हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का ये व्यक्तिगत कुछ राय हो सकता है। हमने तो देखा भी नहीं है कि अभी क्या सुबह सुबह राय उन्होंने दी है जी। अब व्यक्तिगत राय को पार्टी का राय नहीं हम मानते। जहां तक बात, एक नैरेटिव आप लोग बार बार चला रहे हैं, कांग्रेस की जो है इस पूरे प्रक्रिया में कमजोर कड़ी साबित हुई है जी। ऐसा नहीं है। आप लोगों को तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये कमल छाप मीडिया की कुछ अपनी व्यक्तिगत जो है ये एक नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में। डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखिए आपकी हार को हम समझ सकते हैं, आपकी परेशानी भी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप उसको मीडिया पर क्यों मर रहे हैं सर? अगर आपकी सीटें कम हो गई हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, नहीं नैरेटिव, आप लोग सीट जीत जाते तो नैरेटिव चेंज हो जाता ना डॉक्टर अजय उपाध्याय। विद्या जी जरा सुन लीजिए। अरे आपको सुनना भी, आपको भी तो सुनना चाहिए। जब सुन लीजिए 2 मिनट, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं, जो तथ्य रहा है। मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि ये तथ्य है कि 70% जो ये 70 सीट हम लोगों को मिली है, यहाँ एनडीए का, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बाकी मीडिया कर्मियों की बात कर रहा हूं। 70 जो सीट हम लोगों को मिली, इसमें एनडीए का शुरू से आज तक 95% स्ट्राइक रेट रहा। 2015 में जब आप आंकड़ा है मेरे पास, मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़े आप देख लेंगे, अपने दर्शकों से भी कहिए, वो भी देखें और आप भी देखें कि किस तरह से जब 2015 में हम लोग लड़े थे तो यही एरिया था जिस एरिया से मतलब भाजपा को सबसे ज्यादा सीट मिली। अजय उपाध्याय जी, इसका मतलब ये हुआ कि अपना घर आप हार गए भले ही, लेकिन बीजेपी के घर को जीत लिया, इससे आप खुश हैं? ये आपके लिए खुशी की बात? निश्चित नहीं, निश्चित तौर पे चुनाव जो है, ये जो लड़ाई थी एक वैचारिक लड़ाई थी, एक नए परिवर्तन की लड़ाई थी बिहार में। अच्छा अजय जी, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। जेडीयू के संजय सिंह क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जेडीयू के संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। चल जाए, राष्ट्रपति के यहां चले जाएं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या?
जनता ने हमको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। ये अपने 15 साल के शासनकाल वाला याद कर रहे हैं, जो एक अन्य मार्ग से डीएम एसपी को हरका के सर्टिफिकेट दिला दिया जाता था। ये हमारे दल में और हमारे एनडीए में ये संस्कार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत के लिए कहा है कि बिहार की जनता ने सिखाया है लेसन ऑफ डेमोक्रेसी। निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी ने दिखा दिया कि कैसे वोटिंग होता है। ये पुल बिल्कुल बिहार के 12 करोड़ जनता के आवाम में ये आवाज था। उसका पहला मुद्दा बना विकास। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, देश और दुनिया जानता था। कल लोकतंत्र के उस महापर्व में बिहार की जनता ने दिखा दिया, इसलिए बिहार की जनता को कोटि कोटि बधाई। तो बिहार की जनता ने क्या विकास पर वोट किया है? क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से स्वीकार कर लिया है? इस पर विनोद जी से मैं राय लूंगा, लेकिन कम से कम एनडीए को बहुमत हासिल हो गया है। बिहार में 125 सीटें एनडीए के पास हैं और बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है। विनोद जी, क्या विकास को बिहार की जनता ने स्वीकार करते हुए, नीतीश कुमार को स्वीकार करते हुए एक बार फिर से एनडीए को चुना है, नीतीश कुमार को चुना है, बीजेपी को चुना है? नहीं, ये तो परिणाम बता रहे हैं भाई, बीजेपी एनडीए को चुना है। इसमें कोई विशेष रूप से किसी विश्लेषण की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम 125 सीटें अगर एनडीए की आई हैं तो निश्चित रूप से बिहार का जनता का बहुमत जो है एनडीए के साथ गया है। क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली में जनता के बहुमत को ही सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन जो अभी बात दिग्विजय सिंह वाली थी, मैं उस पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी एक दांव तो हो सकता है, लेकिन कारगर टिप्पणी नहीं है और हास्यास्पद टिप्पणी है। मैं इसलिए हास्यास्पद कह रहा हूं कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे, राष्ट्रीय राजनीति में आगे नरेंद्र मोदी का विकल्प बनेंगे, उन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे जिनके साथ कल तक वो जो है मंच शेयर करके साझा करके एक दूसरे की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे। तो नीतीश कुमार अपनी कितनी विश्वसनीयता खोएंगे? तो मतलब लगातार क्या वो इसी रूप से परिभाषित किए जाएंगे? तो दिग्विजय सिंह को समझना चाहिए नीतीश कुमार को अपनी विश्वसनीयता की भी चिंता है, और मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार को ऐसी गलती करने वाले हैं जिससे कि जो है उनकी जो है विश्वसनीयता जो थोड़ी बहुत बची है वो आपकी आवाज तो ठीक नहीं आ रही। विनोद जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, उसको मैं ठीक करवाता हूं, उसके बाद आपके पास वापस आऊंगा। चितरंजन गगन जी, क्या आप लोग रन आउट हो गए हैं और कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा मानते हैं आप लोग? चलिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि कम से कम याद आया कि यहाँ सब पैनल में राजद के भी कोई प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। नहीं सर, आप लोग धुआंधार बैटिंग कर रहे थे कल। नहीं, धुआंधार बैटिंग वो बात और है कि रन आउट हो गए। आप लोग कर रहे हैं, नहीं आउट हो गए। बैटिंग हम कर रहे हैं कि बैटिंग आप कर रहे हैं? हम तो बोलेंगे तो तुरंत आप लगिएगा, इंटरफेयर करने लगिएगा। और चितरंजन जी, आप बोलिए, आपको मैंने बोलने के लिए बुलाया है सर। और आप बोलिए, आप गुस्सा निकालिए कांग्रेस पर, आप गुस्सा निकालिए ईवीएम पर, जो मन में आता है बोलिए सर। नहीं, फ्रेम में चेहरा दिखाने के लिए केवल बुलाते हैं। चितरंजन जी देखिए, आपके पास में आया हूं, आप बोलिए ना सर। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले यह जनादेश नहीं है, जनादेश का चीरहरण है। अभी संजय जी बोल रहे थे, इन लोगों का संस्कार और परंपरा रहा है जनादेश का डकैती करना। सरकार जो अभी जो चल रही थी नीतीश जी की, जो आउटगोइंग सरकार है, जनादेश उसको नहीं मिला था। जनादेश मिला था महागठबंधन को, जिसमें राजद, जनता दल और कांग्रेस, लेकिन उसका चीरहरण कर जो है सो भाजपा के साथ बना लिया गया सरकार। तो पुरानी बात हो गई ना। अब तो एक बार फिर से जनादेश आ गया है सर। चितरंजन जी, अब तो फिर से एक बार जनादेश आ गया है। जब आपको इंटरफेयर करना है, दूसरा बोल रहे थे, गुस्सा मत होइए चितरंजन जी, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। मैं समझ रहा हूं, आपके गुस्से को समझ सकता हूं मैं। नहीं, आप हार गए हैं, आप हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा निकालेंगे चितरंजन जी। जीते हुए हैं, जनता ने हमें जिताने का काम किया है, प्रशासनिक धांधली द्वारा हराया गया है। यह बात को स्वीकार करने का साफ सामने नहीं है। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए, राजीव जेटली जवाब दीजिए। ये गंभीर आरोप है, चितरंजन जी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, और सिर्फ चितरंजन जी नहीं कह रहे हैं बल्कि महागठबंधन के कई नेता कल से अभी तक ये बात बोल चुके हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। नहीं, बहुत स्वाभाविक है ऐसे इल्जाम लगाना, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। हम तो इंतजार करते हैं हर चुनाव के बाद
जो चुनाव महागठबंधन, यूपीए सरकार, यूपीए पार्टी कोई भी जब हारती है तो स्वाभाविक होता है, इंतजार होता है। इवन इलेक्शन कमीशन को भी इंतजार होता है कि आप बोलिए कि ईवीएम में खराबी थी, अगर यही परिणाम इनके पक्ष में आ जाते तो ईवीएम ठीक थी। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए, सरकार बनी, तब तक ईवीएम ठीक थी। राजस्थान में ईवीएम ठीक थी, जहां जहां झारखंड में ईवीएम ठीक थी, और जैसे ही इनकी हार शुरू होती है वहां पर सीधा इल्जाम ईवीएम के ऊपर लगाया जाता है। अरे भाई, सब जगह पर। बिहार में जनादेश मिला था आपको जनादेश मिला था सरकार। अरे चितरंजन जी का चेहरा बड़ा बड़ा दिखाइए भैया न्यूज नेशन पर। भाई प्रोड्यूसर साहब, चितरंजन जी का चेहरा बड़ा बड़ा दिखाइए न्यूज नेशन पर। वो बोलना चाहते हैं, उनको बोलने के लिए मैं वक्त दे रहा हूं और आप चेहरा बड़ा दिखाइए। और राजीव जी आप जवाब दीजिए। चितरंजन जी बोलिए। देखिए, लगभग 1 दर्जन सीट ऐसे थे जहां पर कि महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हुए थे, उनको फाइनल कर दिया गया कि आप जीत गए, लेकिन सर्टिफिकेट दूसरे उम्मीदवार को दे दिया गया, एनडीए उम्मीदवार को दे दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, जो पोस्टल बैलेट होता है, शुरू से परंपरा रहा है कि उसकी गिनती पहले होती है, उसको जो है सो गिना नहीं गया। तो इस ढंग से धांधली करके जबरन बहुमत के संख्या पर पहुंचाया गया। पहली बात। दूसरी बात, बड़ा नीतीश जी का माला आप जपते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री के चेहरा थे, और नीतीश जी की पार्टी की क्या दशा हो गई आप देख रहे हैं। नीतीश जी कहां से कहां पहुंच गए। दावा करते थे कि विकास पुरुष है, विकास पुरुष को जनता। चितरंजन जी देखिए, मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगा, फिर आप नाराज हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि मीडिया नैरेटिव, ईवीएम। आप अपनी चिंता, आपको अपनी चिंता कम लग रही है मुझे। आपको नीतीश जी की चिंता ज्यादा हो रही है। नीतीश जी आपके साथ आए, नीतीश जी चले गए। आपको ये बताइए कि 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, क्या आप रन आउट हुए इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या फिर तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं कि सरकार नहीं बन पाई आपकी? नहीं, जिम्मेवार कोई नहीं है, जिम्मेवार प्रशासन है। और जो है सो जिम्मेवार जो है सो या लोकतंत्र, जन विरोधी जो नेता लोग जो बैठे हुए हैं, जबरन जनादेश का अपमान। तो ये जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं ऐसी बातें करके आप? क्या करने वाले चितरंजन जी ऐसी बातें करके जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या आप? जिन सीटों पर आप जीते हैं, जिन सीटों पर आप जीते वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था। जिन सीटों पर आप हार गए वहां पर आप जनादेश के बारे में कुछ भी कह देंगे, सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देंगे। नहीं, उसको ठीक चला है क्या? नहीं, तो जिन सीटों पर आप जीते वहां पर क्या हुआ ये बताइए। जिन सीटों पर आपकी जीत हुई है, आपके महागठबंधन की जीत हुई है, वहां सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहां रामराज था, और बाकी जगहों पर हेराफेरी हो गई, बाकी जगहों पर मशीन में परेशानी खड़ी कर दी गई, मशीन में छेड़छाड़ कर दी गई। खड़ा की 1 दर्जन ऐसे सीट हैं जहां पर की घोषित कर दिया गया, माइक से घोषित कर दिया गया कि महागठबंधन का उम्मीदवार जीता। ठीक है, सर्टिफिकेट एनडीए को दे दिए। आप अपने रिपोर्टर से पूछिए ना वहां। मोहित राज दुबे, मैं मोहित राज दुबे के पास ही जा रहा हूं। मोहित, ये हम हर बार देखते हैं कि जीत गए तो बल्ले बल्ले और हार गए तो ईवीएम पर सवाल उठा दिया, सिस्टम पर सवाल उठा दिया और प्रशासन पर सवाल उठा दिया। ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? बिहार चुनाव में आप जब नतीजे आ रहे थे तो मौजूद थे बिहार में, आज भी आप बिहार में मौजूद हैं, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बताइए देश को क्या हो रहा है बिहार में। विद्या, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल किया है कि जब आप राजस्थान जीतते हैं, झारखंड जीतते हैं, छत्तीसगढ़ जीतते हैं, मध्य प्रदेश जीतते हैं, तब वहां पे आप सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप चुनाव में हार जाते हैं तो वहां पे आप सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा लगातार चाहे कांग्रेस की पार्टी हो या आरजेडी को, लगातार वो ईवीएम पे सवाल उठा रही है। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया, दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि ईवीएम पे भरोसा नहीं रहा, ईवीएम लाने वाले तो साहब आप थे, आपने ही शुरुआत की, 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही, उस वक्त आपने ईवीएम पर आपको रोक लगाना होता तो लगा देते। देखिए, जेडीयू दफ्तर के बाहर में खड़ा हूं, जेडीयू दफ्तर के भीतर कार्यकर्ताओं का आना विद्या शुरू हो चुका है। पोस्टर देखिए, आपको सबसे पहले मैं पोस्टर दिखा देता हूं कि नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन का पोस्टर लगा दिया गया है, यानी केंद्र की सियासत, केंद्र की सत्ता नरेंद्र मोदी संभाले और राज्य की सत्ता जो है वो नीतीश कुमार देखेंगे। दूसरा पोस्टर आप देख लीजिए, बिहार में का बा, तो बिहार में इस बार नीतीश कुमार बा, क्या आप समझ गए? सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा देखिए एक बड़ा पोस्टर जो हमारे राइट हैंड में, जेडीयू दफ्तर के राइट हैंड में लगाया गया है, उसमें नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या क्या वो करने वाले हैं वो पहले से ही लगा दिया गया है। इसमें
किस तरीके से युवा शक्ति का विकास होगा, बिहार की प्रगति होगी, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी होगा, वो तमाम वादे, वो तमाम सारी चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसमें एक नंबर भी दे दिया गया है कि आप जेडीयू से जुड़ना है तो जुड़ जाइए। इसमें आपको अंदर लेके चलते हैं, ये तो गेट है विद्या, आपको अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है पार्टी के भीतर। पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं का इक्का दुक्का तो शुरू हो गया है। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे मौजूद हमें दिखाई दे रही है, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि आगे की रणनीति क्या होती है। एक और बड़ी खबर आ रही है विद्या, आपको दे दें, एक और बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू की ओर से सभी विधायकों को जो चुने गए हैं उनको 24 घंटे के भीतर पटना बुला लिया गया है। एक खबर आपको दे दें कि जेडीयू ने कहा है उन विधायकों को जो चुने गए हैं कि वो 24 घंटे के भीतर यानी कल तक वो पटना पहुंचे। जी ठीक है मोहित, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौट कर आएंगे और हम और भी जानकारी जो अपडेट्स आप दे रहे हैं वो भी आपसे लेंगे, क्योंकि विधायकों की अब मीटिंग होगी और बैठक के बाद अब बहुत सारे फैसले लेने होते हैं पार्टी को सरकार बनाने के लिए, तो वो सब बातें होनी है, उस पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जेडीयू का विधायकों को बड़ा फरमान दिया गया है। 24 घंटे में सभी विधायकों को कहा गया है कि पटना पहुंच जाएं। जेडीयू के जीते विधायकों को पटना आने का फरमान सुनाया गया है। उन्हें बोला गया है कि आप सभी पटना में पहुंचें ताकि वहां पहुंचकर सभी विधायक नेता एक साथ बैठक कर सके, मीटिंग कर सके। तो सभी विधायक जेडीयू के पटना पहुंचेंगे, ये उनको आदेश दिया गया है पटना पहुंचने का। तो हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, विनोद जी हैं और साथ ही मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित के पास चलेंगे क्योंकि उनके पास खबर है कि तमाम जो जेडीयू के विधायक हैं उनको पटना बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले एनके सिंह साहब, क्या नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? हालांकि इस पर बात बीजेपी या जेडीयू की तरफ से नहीं हो रही है, लेकिन लोग तो ये कह ही रहे हैं कि एक छोटी पार्टी होते हुए भी, बीजेपी से छोटी पार्टी होने के बाद भी अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या लगती है आपको? देखिए विद्या, पहले तो ये बता दें कि जो लेजिस्लेशन पार्टी को जेडीयू के बुलाया गया है ये नॉर्मल प्रक्रिया है जी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। बिल्कुल। नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि जब जीत के आते हैं तो लेजिस्लेशन पार्टी बीजेपी भी बुलाएगी और वो दोनों बुला के अपना एक औपचारिकता होती है। नीतीश का जहां तक सवाल है, सवाल ही नहीं उठता है कि नीतीश के अलावा कोई दूसरी चीज सोची जाए। प्रधानमंत्री ने लगातार मंचों से कहा, ये तो मीडिया के अपने दिमाग की प्रॉब्लम थी कि मीडिया उसमें बहुत कुछ पेज देख रहा था, फिर समझ रहा था कि छोटी पार्टी होगी तो कहेंगे अब तुम हटो, अब हम आएंगे। ये बिल्कुल नहीं होना था। अगर स्ट्रेट आप सोचें तो प्राइम मिनिस्टर अगर पब्लिक फोरम से कमिट करता है तो उसका कुछ मतलब होता है। आज आप अगर नीतीश को हटा के किसी को लाते हैं तो पूरे कंट्री में जो आपकी इमेज बनेगी वो बहुत डैमेजिंग होगी। लिहाजा नीतीश को ही चीफ मिनिस्टर बनना है और बीजेपी ने इसको 10 बार कह दिया है। लिहाजा कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश ना बनना चाहे, अपने को कमजोर मान के या ये कहे कि नहीं साहब आप बनाइए, वो एक अलग पक्ष हो सकता है जिसकी बहुत कम उम्मीद है। नीतीश ही रहेंगे और बीजेपी दबाव डालेगी कि नीतीश चीफ मिनिस्टर रहे। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए।